ऑलराइट क्लास, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं इट्स योर A2 मैथमेटिक्स मई जून 2011 पेपर 3-3। तो पहला क्वेश्चन आपके पास जो टॉपिक का है इट्स लॉग। इट सेज यूज लॉग टू सॉल्व द इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन क्या है? इट्स 5 टू द पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 टू द पावर x। सिंपल सवाल है, कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है हमारे पास। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 टू द पावर 2x माइनस का मतलब होगा कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, डिवीजन हो रहा होगा, सॉरी, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 टू द पावर x। अब हमारी अप्रोच ये होती है कि हम सारी x की पावर्स को एक साथ लेकर आते हैं। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर x। सही, 5 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 आर 10 हो जाएगा मेरे पास। अब 5 पावर 2 क्या होता है? इट्स 25। तो ये लिखा हुआ है मेरे पास 25 पावर x डिवाइडेड बाय 3 पावर x इज इक्वल्स टू 10। इसके आगे मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर दोनों की पावर x है तो मैं लिखूँगा 25 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर x इज इक्वल्स टू 10। अब ये हमारा स्टेप होता है जहाँ पर हम लॉग अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पर। तो यहाँ भी मैंने लॉग अप्लाई कर दिया और यहाँ भी मैंने लॉग अप्लाई कर दिया। लॉग की पावर हमें अच्छी तरह पता है कि लॉग पावर को कोफिशिएंट बना लेता है, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा x लॉग 25 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू लॉग 10 क्या होता है हमारे पास? लॉग 10 तो हमारे पास 1 होता है। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को और ये हमारे पास राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमें वैल्यू चाहिए लॉग 25/3। तो 25 डिवाइडेड बाई 3 का लॉग होता है हमारे पास 0.920। ये आ जाएगा 0.9208 है तो मैंने 0.921 कर लिया इज इक्वल्स टू 1। और इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 0.921। So that gives you the value of x is 1.09. All right. So the value for x is 1.09 और ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। सिंपल इजी क्वेश्चन था, 4 मार्क्स की बहुत अच्छी वेटेज है और इसमें किसी के मार्क्स स्कोर मतलब इसमें कोई मार्क्स कटना नहीं चाहिए आपका। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। The curve ln x over x cube has one stationary point. Now that is a keyword, stationary point. Find the x coordinate of this point. तो स्टेशनरी पॉइंट का मतलब ये होगा कि वो ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारा डेरिवेट जो है वो ज़ीरो हो जाए। अब ये कंडीशन हमें देती है स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपके पास जो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ln x ओवर एक्स क्यूब, यू नीड टू डेरिवेट दैट फंक्शन। अब यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं u और v का फार्मूला। तो मेरे पास न्यूमरेटर u होता है, ये मेरे पास v होता है, राइट। तो u इज इक्वल्स टू ln x एंड डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल्स टू 1 ओवर x। सिमिलरली v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड डेरिवेटिव ऑफ v इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। Now we need to apply the working formula of u upon v. So the derivative of u over v is equals to v derivative of u minus u derivative of v divided by v square. Alright, we need to place the values here. तो आपने v का निकाला, v is x cube, derivative of u is 1 over x minus u is what? It's ln x and derivative of v is what? It's 3x square डिवाइडेड बाय, तो ये होल डिवाइड आ गया मेरे पास एंड डिवाइड किससे हो रहा है? वी स्क्वायर से। सो वी इज़ वॉट? एक्स क्यूब और इसका होल स्क्वायर। नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई दैट, राइट। तो मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो मेरे पास ये x और इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, सो यू विल लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर और टाइम्स ln x, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास x टू द पावर 6 और ये आ जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स। अब आपकी कंडीशन क्या है कि यार dy बाई डी एक्स तो जीरो होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जीरो प्लेस कर दिया। ये कंडीशन यूज़ करी हमने, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, तो जीरो इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो ये क्या बचेगा मेरे पास? 1 माइनस 3 ln x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6। ये स्क्वायर और 6 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला के मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। सो यू गॉट जीरो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 ln x।
अब ये माइनस थ्री एल एन एक्स को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा थ्री एल एन एक्स पॉजिटिव का इज इक्वल्स टू वन अपनी जगह रहा, ये आ जाएगा एल एन एक्स इज इक्वल्स टू 1/3। हमें अच्छी तरह मालूम है कि एल एन की हमारे पास बेस क्या होती है, ई होती है। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे लॉग फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में तो ये आएगा x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 1/3 और ये आपका आंसर है। नाउ इट्स टोटली योर कॉल कि आप अपना आंसर इस फॉर्म में भी लीव कर दो और आप इसको डेसिमल की फॉर्म में भी दे दो। तो e टू द पावर 1/3 हमारे पास बराबर हो जाएगा 1.40 के। सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगेन एन इजी क्वेश्चन इट इज। ऑलराइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, इंटीग्रेशन। गुड वेटेज है 5 मार्क्स की। द क्वेश्चन सेज द इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, it's a definite integral 1 minus x to the power e to the power minus 1 upon 2x dx is equals to 4 e to the power minus 1 upon 2 minus 2। तो आपने ये शो करना है कि मेरे पास जो लेफ्ट साइड है उसको हमने राइट साइड को सॉल्व करके राइट साइड बनानी है, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेशन है तो पहले हम देखते हैं क्या हम इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई बिल्कुल हो सकते हैं। सो दैट विल बी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ई टू द पावर -1/2x मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ई टू द पावर -1/2x माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर -1/2x dx, राइट। अब आपके पास यहाँ पर जो चीज़ डेवलप हो रही है, जो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका डेवलप हो गया है इंटीग्रल बाय पार्ट्स। ऑलराइट, तो अब मैंने इसको सेपरेट लेके सॉल्व करना होगा तो मैं इस ऑरेंज बॉक्स को अलग सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। सो वी हैव एक्स ई टू द पावर -1/2x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ये मुझे अलग से सॉल्व करना है। इसको के पास जो वर्किंग फार्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, वो क्या कहता है हमें, वो ये कहता है दैट इंटीग्रल ऑफ u dv इज इक्वल्स टू uv माइनस इंटीग्रल ऑफ v du। ये हमारे पास वर्किंग फार्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब इसमें हमारी पहली कोशिश ये होती है कि किसको हम u लें किसको हम v लें। तो उसके लिए हमारा एब्रीविएशन होता है LIATE। तो मेरे पास पहले जो है वो अलजेब्रा आ रहा है, तो मैं u को ले लूँगा x। अगर आपको वो एब्रीविएशन याद नहीं, मैं लिख देता हूँ, इट्स LIATE। जो पहले आएगा ना उसको हम अलजेब्रा लेंगे, मतलब u लेंगे। देखें अब यहाँ पर हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो मैंने इसलिए उसको u कंसीडर कर लिया। तो u मेरे पास x आ जाएगा और dv मेरे पास आएगा e टू द पावर -1/2। सही। अगर मैं u को डेरिवेट करूं सो डेरिवेटिव ऑफ u मेरे पास कितना आ जाएगा, इट्स 1। और अगर मैं v को इंटीग्रेट करूं, dv को मैंने इंटीग्रेट किया तो मेरे पास v आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल होता है, आएगा हमारे पास ये इसका 2 आ जाएगा, ठीक है जी, -2। ये मेरे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ। अच्छा, अगर ये इंटीग्रेट करने में मसला हो रहा है इसको तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि e की पावर 3x को आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेट तो आएगा एक्सपोनेंशियल मेरे पास, तो ये आएगा e पावर 3x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 और ये प्लस c। सिंपल, आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया। और अगर यही सवाल ऐसे लिखा होता e टू द पावर 1/3x, क्योंकि अब पावर डिवाइड में आ रही है तो अब जो इसका इंटीग्रल आएगा वो आएगा e पावर 3x विथ 3 एंड प्लस c। तो हमारे पास कुछ ऐसा ही केस है, हमारे पास है e टू द पावर -1/2x, तो ये आ जाएगा मेरे पास e टू द पावर -1/2 इंटू -2 प्लस c। ये आपके पास इसका इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। हमारे पास दोनों फंक्शन आ गए, अब हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं इसका। तो फार्मूला सेज इंटीग्रल ऑफ u dv इज व्हाट, e टू द पावर -1/2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू u क्या है मेरे पास x, v क्या है मेरे पास -2 e टू द पावर -1/2x। सही है। u डेरिवेटिव ऑफ v माइनस इंटीग्रल v क्या है मेरे पास, v इज -2 e टू द पावर -1/2x एंड डेरिवेटिव ऑफ u इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ u इज 1। तो ये मेरा पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब मैं इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है।
तो अब ये मेरे पास आ जाएगा -2x e टू द पावर -1/2x माइनस माइनस प्लस 2 बाहर ले लेंगे हम लोग, दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर -1/2x। अब इसको इंटीग्रेट करना तो वहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको कह सकता हूँ दैट इट इज़ इक्वल्स टू -2x e टू द पावर -1/2x प्लस 2। अब इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा मेरे पास, e का इंटीग्रल मेरे पास सिंपल आएगा e टू द पावर -1/2x, और बाहर क्या आएगा मेरे पास, बाहर आ जाएगा मेरे पास -2। ये इसका इंटीग्रल आ गया, ये इसका आंसर हुआ। यहाँ पे मैंने प्लस ही नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास जो लिमिट्स हैं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है उस पर लिमिट्स असाइन हुई हुई हैं। तो अब मैंने क्या किया मैंने सिर्फ इस पार्ट का इंटीग्रल मालूम कर लिया, वो मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, अब आते हैं अपनी क्वेश्चन की मेन इक्वेशन पर। हमारे जो क्वेश्चन की मेन इक्वेशन थी वो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अब इसको, सही, यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या रहेगा, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 ब्रैकेट e टू द पावर -1/2x माइनस ये पूरा पार्ट तो मैं इंटीग्रेट कर चुका हूँ, और इसकी इंटीग्रेशन का आंसर मेरे पास आया -2x e टू द पावर -1/2x -2 2 4 e टू द पावर -1/2x, और इस पर मैं लिमिट अप्लाई करूँगा 0 से लेके 1, मैंने इसलिए यहाँ पर प्लस ही नहीं लिखा था। ठीक है, अब जो एक पार्ट हमारा इंटीग्रेट नहीं हुआ हम उसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे। तो e टू द पावर -1/2x क्या आ रहेगा मेरे पास, हमने अभी किया था -2 e टू द पावर -1/2x। ठीक है, ये भी इंटीग्रेट हो गया। माइनस से ओपन करूँगा तो माइनस माइनस प्लस 2x e टू द पावर -1/2x माइनस माइनस प्लस 4e टू द पावर -1/2x, और इस पूरे पे मेरी लिमिट आ रही है फ्रॉम 0 टू 1। ऑलराइट, आगे आपने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास लाइक टर्म्स कौन सी आ रही हैं, ये टर्म और ये टर्म, दीज आर लाइक टर्म्स, दोनों सेम सेम चल रही हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूँगा तो 4 - 2 दैट विल बी 2e टू द पावर -1/2x। ठीक है, और प्लस 2x e टू द पावर -1/2x, और इस पर लिमिट लगाऊंगा मैं 0 एंड 1। तो पहले अपर लिमिट प्लेस करते हैं, तो अपर लिमिट प्लेस करने जा रहा हूँ मैं अब। ठीक है ना, तो ये आएगा 2e टू द पावर -1/2, ये अपर लिमिट, प्लस 2e टू द पावर -1/2, अपर लिमिट प्लेस हो गई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का मतलब क्या हुआ कि अब मैं एक्स की जगह 0 प्लेस करूँगा, तो ये जो सेकंड टर्म है ये तो पूरा मेरे पास 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 2e टू द पावर 0, और वो हो जाएगा मेरे पास प्लस 0। ये लोअर लिमिट आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, तो ये आएगा 2 + 2 दैट विल बी 4e टू द पावर -1/2। ऑलराइट, माइनस e पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। तो यही मुझे शो करना था, जो मेरा आंसर आ रहा है 4e टू द पावर -1/2 -2, ये आपने शो कर दिया, ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में जो ट्रिकी पार्ट था वो था हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, बाकी सिंपल नॉर्मल इसका सॉल्विंग थी, जिस तरह हम नॉर्मल अलजेब्रा को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वन, शो दैट द इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री आ गया। शो दैट द इक्वेशन tan 60 + थीटा + tan 60 - थीटा इज इक्वल्स टू के। ट्रिग्नोमेट्री आप जब भी करें तो आपको ट्रिक की आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छी तरह पता होनी चाहिए। पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आइडेंटिटीज़, क्योंकि वही आइडेंटिटीज आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो हमारे पास अगर फार्मूला हो tan a + b का, दैट इज इक्वल्स टू tan a + tan b डिवाइडेड बाय 1 - tan a टाइम्स tan b। ठीक है, और अगर ये मेरे पास होता tan a + b का, तो मेरे पास साइन जो है यहाँ पर a - b का होता है, यहाँ माइनस होता और यहाँ पर प्लस होता, इन केस के यहाँ माइनस आता। ठीक है बेटा, अब ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे tan 60 + थीटा पर। तो ये आएगा, अच्छा मैं पहले सेपरेट कर देता हूँ, tan 60 + थीटा इज इक्वल्स टू tan 60 + tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan 60 टाइम्स tan थीटा।
ये मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। इसी तरह मैं अप्लाई करता हूँ टेन सिक्सटी माइनस थीटा पर। तो टेन सिक्सटी माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन सिक्सटी माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन सिक्सटी टाइम्स टेन थीटा। तो याद रखिएगा 10 में जो हमारे पास साइन यहाँ होगा उसका अपोजिट साइन नीचे जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, इन दोनों को यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो है टेन सिक्सटी प्लस थीटा प्लस टेन सिक्सटी माइनस थीटा इक्वल्स टू के। अब के को ये बता रहा है कि एक कांस्टेंट आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब मैं आइडेंटिटीज पर अप्लाई किया वो पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये आएगा टेन सिक्सटी प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन सिक्सटी टाइम्स टेन थीटा प्लस टेन सिक्सटी माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन सिक्सटी टाइम्स टेन थीटा। अब यहाँ पर आपने टेन थीटा से बिल्कुल नहीं घबराना है, बस हम सिर्फ एक काम करेंगे कि हम अपने पास टेन सिक्सटी की वैल्यू देख लेते हैं। तो 60 10 हमारे पास बराबर होगा, एक मिनट, 3 के। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि टेन सिक्सटी की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 3, ठीक है बेटा। अब जहाँ जहाँ टेन सिक्सटी हमारा रूट 3 आना शुरू हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट 3 प्लस टेन थीटा की जगह टेन थीटा ही आएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट 3 टेन थीटा प्लस अंडर रूट 3 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 3 टेन थीटा। सही। अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है। करने के लिए हमें अब इसको आगे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एलसीएम के लिए हम पहले एक काम करते हैं कि एलसीएम ले दें, ताकि सवाल जितना आपका क्लियर होगा ना, जितना नीट एंड क्लीन स्टेप होंगे, उतना आपको समझना भी आसान होगा और कोई गलती अगर आप कर लोगे तो वो गलती पहचानना भी आपके लिए आसान होगा। तो 1 माइनस अंडर रूट 3 टेन थीटा एंड 1 प्लस अंडर रूट 3 टेन थीटा। अब जो आपके पास टर्म लिखी हुई है दैट इज रूट 3 प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाइज विद 1 प्लस अंडर रूट 3 टेन थीटा प्लस अंडर रूट 3 माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस अंडर रूट 3 टेन थीटा। तो जिस तरह हम बेसिक अलजेब्रा में एलसीएम लेते हैं वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो रूट 3 इंटू 1 दैट विल बी अंडर रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 दैट विल बी 3 टेन थीटा, ठीक है। प्लस ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस अंडर रूट 3 टेन थीटा इंटू टेन थीटा दैट विल बी टेन स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने शुरू के दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दिए। अब मैं आता हूँ बाकी के दो ब्रैकेट्स पर, प्लस ये आगे का काम शुरू हो गया। रूट 3 इंटू 1 दैट विल बी अंडर रूट 3 माइनस 3 टेन थीटा माइनस टेन थीटा एंड माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डिवाइड में आपके ओ सॉरी, डिवाइड की लाइन बनाना पड़ता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या है हमारे पास, ये भी लगेगी आपकी आइडेंटिटी एक, ए माइनस बी ए प्लस बी, सो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा और टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम। अब पहले हम देखते हैं यार कुछ कैंसिलेशन वगैरह हो रही है हमारे पास, तो पहले इसको देखते हैं। तो मेरे पास एक कैंसिलेशन हो रही है जिसको मैं रेड से करूँगा, 3 टेन थीटा और माइनस 3 टेन थीटा ये चला गया। उसके अलावा टेन थीटा और टेन थीटा चला गया, और उसके अलावा रूट 3 नहीं, अब कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। तो अब क्योंकि कुछ नहीं जा रहा तो अब मैं इनको बाकियों को ऐड करूँगा। अब ऐड कौन होंगे भाई, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, ये आ जाएगा मेरे पास 2 अंडर रूट 3 प्लस, अब कुछ ऐड हो रहा है मेरे पास, हाँ बिल्कुल, रूट 3 टेन स्क्वायर थीटा और रूट 3 टेन स्क्वायर थीटा।
तो दैट विल गिव यू 2√3 tan स्क्वायर थीटा। और तो कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं बचा, तो अब हम सिंपल डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर थीटा, ये अपनी जगह रहेगा डिनोमिनेटर में। ऑलराइट, अब ज़रा मैं स्पेस दे दूँ यहाँ पर, ये हो गया। अब यहाँ तक आने के बाद क्वेश्चन में देखें क्या कहा था उसने, ये रहा, शो दैट द इक्वेशन दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म, मतलब हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, तो हम बिल्कुल करीब करीब पहुँच चुके हैं अब तो। यहाँ पे इक्वल टू के हमारे पास चल रहा है, ठीक है, तो शुरू से चल रहा है, मैं लिख नहीं रहा था यहाँ पर क्योंकि वो स्टेप पे आ ही रहा है, तो इक्वल टू के चल रहा है। अब लास्ट स्टेप क्या है भाई हमारे पास, बहुत सिंपल, ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हमारा क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू के 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको नजर आएगा कि √2√3 कॉमन आ रहा है। जब 2√3 कॉमन आ गया तो बचेगा क्या आपके पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ज़रा चेक करते हैं कि जो आपको फॉर्म दी है वो यही थी, 2√3 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा 2√3। हाँ, ये आपको जो फॉर्म दी है ये आपको शो करनी थी, तो ये मेरे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। अब यहाँ पर किन बातों का ख्याल रखना है आपको, सबसे बेसिक बात तो कि आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, फिर आप एलसीएम देखें, जिस तरह मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से आपको समझा रहा हूँ कि एलसीएम कैसे लेना है। कोई स्टेप डायरेक्ट ना करें, क्यों, अगर आपने कोई स्टेप डायरेक्ट किया, एक माइनस साइन की भी मिस्टेक आ गई तो आपको प्रूफ दैट करने में मसला करेगा, और जब ये मसला करेगा तो आपका खामखा एग्जाम में प्रेशर बढ़ेगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सुकून से काम करें, लेकिन एक दफ़ा करें ताकि आपका टाइम भी इजीली आप उसको आगे वेस्ट ना करें। नेक्स्ट वन, solve the equation tan 60 plus, next part, hence solve the equation tan 60 plus theta tan 60 minus theta equals to 3√3। सबसे पहले हम अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करें अपनी पहली इक्वेशन से, तो वो भी लिखा था tan 60 प्लस थीटा प्लस tan 60 माइनस थीटा इक्वल्स टू के, और अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ भी ये लिखा हुआ है tan 60 प्लस थीटा tan, बस यहाँ पे फ़र्क ये हो रहा है कि इसकी जगह के लिखा हुआ है। इसका मतलब पहली चीज़ जो आपको पिक करनी चाहिए यहाँ पर वो ये करना चाहिए कि आपके पास यहाँ पर k की वैल्यू आ चुकी है, इट्स 3√3। अब फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि अब आपके पास जो ये इक्वेशन है, आप इस इक्वेशन को यूज़ करोगे, लेकिन k की जगह आप k की वैल्यू प्लेस करोगे। आपके पास जो इक्वेशन है वो यूँ हो जाएगी, 2√3 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के की जगह उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे हम, इट्स 3√3। ये सारी वैल्यूज़ मैं अपनी इस वाली इक्वेशन में प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, 3√3 एंड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आपने यहाँ पर सिर्फ अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है इसको। तो पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि √3 और √3 तो कैंसिल हो गया, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये 9 इसको वहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने, तो ये आ रहेगा 2 प्लस 9 11 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 हो जाएगा मेरे पास 1। तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसे आ जाएगी, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/11। अब आपको जो यहाँ रेंज दी है वो दी है फ्रॉम 0 टू 180। सबसे पहले हम यहाँ पर 10 का रूट ले लेंगे, तो अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स, सो यू गॉट tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, तो यहाँ पर पहले मैं ज़रा निकालता हूँ इसकी वैल्यू, एक मिनट, ये आ जाएगा 1/11 और इसका रूट, so that gives you the value of 0.3015, 0.3015। अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा कि आपने साइन दोनों लेने हैं, ठीक है। अब आपने निकाला यहाँ पर अल्फ़ा, अल्फ़ा कैसे आ जाएगा हमारे पास, इट्स वेरी सिंपल, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 0.3015। कैलकुलेटर आपका डिग्री मोड पे होना चाहिए, ठीक है बेटा, तो 10 इनवर्स कर लिया आपने अपने आंसर का, you got the value for alpha is
16.78 डिग्री। अब यहाँ पर आने के बाद आप एक रफली ज़रूर ग्रिड बना लिया करें ताकि बिल्कुल गलती ना हो। ऑलराइट, तो ये मेरे पास एक ग्रिड आ गया और दूसरा भी ग्रिड बनाऊंगा मैं। दो ग्रिड क्यों बना रहा हूँ कि देखिए मेरे पास एक दफ़ा 10 पॉजिटिव होगा, एक 10 नेगेटिव होगा। तो जब 10 पॉजिटिव होगा इसका मतलब है कि वो तो क्वाड्रेंट मेरा फर्स्ट होगा, और जब मेरे पास 10 नेगेटिव होगा तो वो क्वाड्रेंट मेरे पास सेकंड हो जाएगा। ठीक है, जो अल्फ़ा है, अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा को हाईलाइट करूँ तो ये मेरा अल्फ़ा यहाँ पर आएगा 16.78 जो निकाला था, और ये आएगा 16.78। क्योंकि हमें तो थीटा निकालना है। थीटा क्या होता है हमारे पास, पहले में तो थीटा अल्फ़ा बराबर होंगे, तो ये तो सिंपल आ जाएगा 16.78। लेकिन जो यहाँ पर थीटा आएगा दैट विल दिस वन, तो ये जो थीटा होगा मेरे पास इट विल बी 180 माइनस 16.78। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, इसमें से 180 से माइनस करना है इसको। सो यू गॉट द वैल्यू फॉर द एंगल्स। आपके पास दो वैल्यूज आ रही है एंगल्स की, एक आ रहा है 16.78 और दूसरा आपके पास आ रहा है 163.22। ये आपके दोनों आंसर्स आएंगे। अब इसमें ख्याल रखिएगा कि आप अपना क्वेश्चन रेडियन में ना कीजिए क्योंकि आपको डिग्री की फॉर्म में दिया हुआ है। और ये आपके दो फाइनल आंसर्स थे इस पार्ट के, ये आपके आंसर्स हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 where a and b are constant is denoted by px. It is given that 2x minus 1 is a factor. अब ये एक important बात है कि 2x minus 1 is a factor and that when p of x divided by x minus 2 the remainder is 12. Find a and b. अब ये सवाल आपका सिंपल ओ लेवल एड मैथ्स के कॉन्सेप्ट से आराम से हो जाएगा। आपको दिया हुआ क्या है, 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या हुआ, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप x की जगह 1/2 प्लेस करोगे तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। तो मेरी जो इक्वेशन है इट्स a x क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। जब मैं इसमें x की जगह प्लेस करूंगा उसकी वैल्यू दैट इज़ 1/2 1/2 1/2, क्योंकि ये फैक्टर है तो ये इसको ज़ीरो कर देगा। अब आप यहाँ पर बनाएंगे अपनी इक्वेशन। ये आ जाएगा बेटा आपके पास a/2 का क्यूब 8 होता है प्लस b 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 5/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे ताकि इजीली करके सॉल्व कर दें इसको। एलसीएम मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 8, तो ये आएगा a प्लस 4 टाइम्स 2 इज़ b प्लस 2 4 ज़ार 8 4 5 ज़ार 20 माइनस 2 8 ज़ार 16 इक्वल्स टू 0। 8 वाला के 0 हो जाएगा। सो यू गॉट a प्लस 2b प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और इसको यहाँ पर आके हम कह सकते हैं कि यार ये मेरे पास मेरी पहली इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है ना, तो मैंने इस कंडीशन को यूज़ कर लिया। आगे देखें, px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द रिमाइंडर इज 12। अच्छा जी, अब जब आपने x माइनस 2 से डिवाइड किया इसका मतलब x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब अब आप x की जगह 2 प्लेस कर रहे हो। तो सेम वही इक्वेशन में प्लेस करूंगा। नाउ इट इज a एक्स क्यूब प्लस b एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। जब मैंने x की जगह प्लेस किया 2, तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, तो अब जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है, 12 बच रहा है बेटा। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। 2 का क्यूब आ जाएगा 8a प्लस 2 का स्क्वायर आएगा 4b प्लस 5 2 ज़ार 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 12। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 8a प्लस 4b, 10 माइनस 2 इज़ 8 और 8 अगर मैं वहाँ शिफ्ट कर दूँ तो 12 माइनस 8 हो जाएगा मेरे पास 4। 4 कॉमन आ रहा है तो मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आएगा 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 1। अच्छा जी, जब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई आपने दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, तो हम लिख देंगे सिंपल सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये कैलकुलेटर वाला काम है, हम आराम से कर लेंगे इसको। तो a का आंसर मेरे पास डायरेक्ट कैलकुलेटर से आ जाएगा 2 और b मेरे पास आ जाएगा स्ट्रेट 3 माइनस 3। सही बेटा, तो ये आपको निकालना था पहले पार्ट में, आपने दोनों के आंसर निकाल लिए ए और बी।
ये आपका 5 मार्क का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्कोरिंग सवाल था ये, क्योंकि इसमें आपका एरर मार्जिन ना होने के बराबर था, क्योंकि सेम आपका ओ लेवल एडवांस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ। व्हेन ए एंड बी हैव दीज वैल्यूज फाइंड द क्वाड्रेटिक फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ऑलराइट, अब मेरे पास जो ए और बी की वैल्यूज़ हैं उसको मैं पहला काम ये करता हूँ, अपनी इक्वेशन में यूज़ करूँगा। ये 2x³ प्लस बी एक्स स्क्वायर है ना, तो मेरे पास पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन है ax³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x-2। ये आपके पास इक्वेशन है, रीचेक कर लेते हैं। हाँ सही है, यही इक्वेशन है। अब मैं काम ही करूँगा कि मैं यहाँ पर ए और बी की वैल्यू प्लेस कर दूंगा। तो ए मेरे पास क्या है बेटा, 2x³, बी मेरे पास है -3x² प्लस 5x-2। अब यहाँ पर आपने अपनी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्यूबिक इक्वेशन को, ठीक है ना। जो मेथड मैं ऑप्ट करूँगा, वैसे हमारे पास लॉन्ग डिवीजन भी होता है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ सिंथेटिक डिवीजन को, क्योंकि वो काफ़ी शॉर्ट है और जल्दी आंसर आता है हमारा सिंथेटिक डिवीजन से, ठीक है। तो उसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। आप सबके लिखें पहले कोफिशिएंट्स, तो 2x³ -3x² 5x और -2, ये आ गया। अच्छा, फैक्टर जो था वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन ना फैक्टर उसने दिया था, चेक करते हैं। फैक्टर था हमारे पास 1/2। 1/2 हम पुट करेंगे कहाँ पर, हमारा फैक्टर आएगा यहाँ पर 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करने का रूल ये होता है कि जो आपका पहला नंबर है, जैसे 2 लिखा हुआ है, वो तो एज इट इज आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2। जब आपने 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 1। ये दोनों ऐड होंगे, -3 + 1 इज -2 अगेन। अब आपने दोबारा 1/2 को मल्टीप्लाई किया -2 से, तो 1/2 इंटू -2 इज -1। 5 - 1 ये आ जाएगा हमारे पास 4। दोबारा 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो आपका आंसर क्या आएगा 2। और -2 + 2 आपके पास क्या हो जाएंगे 0। जब आपके पास ये लास्ट टर्म 0 आ रही है, इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब आपकी इक्वेशन 1 डिग्री रिड्यूस हो जाएगी। हमने स्टार्ट किया था क्यूबिक इक्वेशन को, तो यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी ये आएगी 2x² -2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये आएगा x² -x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आपको क्या कहा था उसने, व्हेन एन ए बी हैव दिस वैल्यू फाइंड द क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्योंकि बात की जा रही है क्वाड्रेटिक फैक्टर की, तो जो हमने निकाला है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया इसका। तो बस ये 2 मार्क का सवाल था, सिंपल सा। ये जो आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर आया बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ये आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, टोटली योर चॉइस, उससे भी आपका सेम आंसर आएगा। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। By sketching a suitable pair of graphs, show that the equation cot x is equals to 1 plus x²। जब आपके पास दो ग्राफ्स आपने एक में ही प्लॉट करने, तो पहला एक काम ये करते हैं कि रफली इस आइडिया के लिए, ये काम आप भले पेपर में ना करें, ये खाली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैं दोनों ग्राफ्स का ज़रा बिहेवियर देखूंगा अलग अलग, ठीक। तो दो ग्रिड बना लेता हूँ मैं, फाइनल आंसर की ग्रिड में अलग बनाऊंगा। अच्छा, हमें पता है कि हमारे पास अगर x² का ग्राफ हो तो वो कैसे बनता है, x² का ग्राफ मेरे पास ऐसा बनता है, दैट इज द ग्राफ ऑफ x², राइट। ये कह रहा है x² प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये एक स्टेप ऊपर मूव कर जाएगा, ऑलराइट। So that is the graph of y is equals to 1 plus x²। दूसरा ग्राफ हमारे पास है cot x का। अच्छा, ग्राफ मुझे बनाना है खाली 0 से लेके 90 तक। तो cot x से पहले मैं एक काम ही करता हूँ कि मैं बनाता हूँ ग्राफ 10x का, ठीक है बेटा, ताकि उसको समझना और उसको फिर बनाना काफ़ी आसान होता है। ये मेरी अपनी अप्रोच है। हमें पता है कि 10 का ग्राफ अगर होता है तो वो 90 पर इन्फिनिटी होता है, ठीक है बेटा। तो मेरे पास जो 10 का जो ग्राफ बन रहा होता है, वो ग्राफ मेरा ऐसा बन रहा होगा, दैट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 10x। मैं लिख देता हूँ उस पर, ये जो मैंने बनाया है इट्स y इज इक्वल्स टू 10x। अब हमें पता है कि यार cot x में और 10x का रिलेशन क्या होता है कि cot x बराबर होता है 1/10x की, ठीक है। जब हमारे पास 10 की वैल्यू 1 होगी, जब 10x 45 पे 1 है, तो cot भी 1 होगा। ये बात तो समझ में आ रही है।
लेकिन जब 10x इन्फिनिटी है, अच्छा इन्फिनिटी को हम कैसे लिखते हैं, इन्फिनिटी बेसिकली बराबर होता है 1/0 के। तो जब 10 90 पर इन्फिनिटी है तो अगर 10 की जगह इन्फिनिटी लिखूँगा तो क्या वैल्यू आएगी कॉट की, ये बताना चाह रहा हूँ। कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, जब 10 इन्फिनिटी होगा तो ये 1/0 हो जाएगा, 0 पर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ जाएगा 0। मतलब जब 10 इन्फिनिटी होगा उस वक्त कॉट 0 हो रहा होगा, और जब 10 0 होगा तो उस वक्त कॉट इन्फिनिटी हो रहा होगा। तो मेरे पास जो कॉट का ग्राफ बन रहा होगा वो कुछ ऐसा जा रहा होगा, दैट इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स। ये ग्राफ आ गया y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स का। ठीक है, दोनों ग्राफ मैंने देख लिए। अब इन दोनों ग्राफ को हम एक साथ ड्रॉ करेंगे और वो हमारा फाइनल आंसर आएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए था, पेपर में आप एक ही ग्राफ ड्रॉ कर लो काफ़ी है। तो ये मेरी ग्रिड आ गई बेटा, वो थोड़ी ग्रिड मैं छोटी करूँगा, वो नीचे वाले क्वेश्चन में जा रही है वो। एक मिनट, ऑलराइट, ये मेरी ग्रिड आ गई बेटा। अच्छा मेरी ग्रिड पे वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास 45 डिग्री आएगा और मेरे पास 90। अच्छा मेरे पास जो वो डिग्री है रेडियन, रेडियन है, तो मैं उसको कर लूँगा रेडियन में लिखूँगा मैं इसको। तो रेडियन में मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इट्स π/2 90 और 45 हो जाएगा मेरे पास π/4। ऑलराइट, तो यहाँ पे तो मेरा एसिम्प्टोट होता है वैसे, लेकिन क्योंकि हम कॉट का बना रहे हैं तो कॉट का जो बिहेवियर हमने बनाया था ऊपर, वो कॉट का बिहेवियर हमारे पास ऐसा बन रहा था। ठीक है, ये कॉट का बिहेवियर आ गया, और जो हमने बनाया था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, उसका बिहेवियर हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा था। ये आ रहे। अब आप क्वेश्चन में देखें क्या प्रूफ करना था आपको। ये कह रहा है हैज़ ओनली वन रूट इन द इंटरवल। अब आप ये देखोगे ये दोनों पॉइंट आपके पास एक जगह पर ही मीट कर रहे हैं, दोनों पॉइंट एक जगह पे मीट कर रहे हैं, तो ये आपका प्रूफ दैट है। ये आपको प्रूफ करना था कि दोनों पॉइंट का सिर्फ एक है, हैज़ ओनली वन रूट इन द इंटरवल, 0 से 90 तक इनका सिर्फ एक इंटरवल है, वो आपने शो करना था, जो आपको नज़र भी आ रहा है। ये इसका आंसर है। मैं आंसर को अगर इसको बॉक्स बनाऊं तो ये जो पार्ट है ना इसका, दिस पार्ट, ये इसका आंसर काउंट किया जाएगा, ये वाला, ये आंसर है इसका। बल्कि मैं एक काम करता हूँ ताकि आपको ये नज़र आए, मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर दूँ दूसरे कलर में कि आपका आंसर कौन सा पार्ट है भाई, ये आपका आंसर वाला पार्ट है, दैट इज़ योर आंसर, स्केचिंग वाला। ऑलराइट, चले आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट दिस रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.8। अब देखें ये काम आपने करना है कैलकुलेशन से करना है, ठीक है ना। आपके पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी मेरे पास कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन क्या है मेरे पास, कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब क्या करना है भाई आपको, इसके हमारे स्टेप्स ये होते हैं कि हम सबको एक तरफ ले आते हैं। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास कॉट एक्स प्लस 1 यहाँ आएगा तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आगे हो जाएगा -x² इक्वल टू 0। अब हम वैल्यू प्लेस करेंगे एक्स की, एक दफ़ा एक्स डालेंगे 0.5, एक दफ़ा डालेंगे एक्स 0.8। ठीक है, तो मैं अब अपने पास इस इक्वेशन में, अच्छा कॉट क्या होता है हमारे पास, कॉट को हम कह सकते हैं 1/10x, राइट, -1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मैं x की डिफरेंट वैल्यूज डालूंगा। सो लेट सपोज मैं कहता हूँ जब मेरे पास x की वैल्यू थी 0.5, जहाँ पर भी x को 0.5 डालूंगा तो मेरे पास कैलकुलेटर पे जो आंसर आ रहा है इट इज़ 0.581। ठीक है, और इसी तरह जब मैं x की जगह डालूंगा 0.8, अब जहाँ पर भी x होगा कैलकुलेटर में वहाँ पर मैं 0.8 कर रहा हूँ। अगर इसका आंसर नेगेटिव में आ गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर आ रहा है मेरे पास -0.6687। तो अब आप ये देख सकते हो कि मेरे पास एक दफ़ा जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.581 जो आ रही है x इज इक्वल टू 0.5। सेकेंड में कितना आ रहा है, -0.668। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जब साइन चेंज हो रहा है, सो रूट लाइज बिटवीन x is equals to 0.5 एंड x is equals to 0.8। ये हमारे पास आइट्रेशन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ऑलराइट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, वेरीफाई कर दिया हमने कि रूट लाई कर रहा है। उसके बाद यूज द आइट्रेटिव फार्मूला xn plus 1 equals to tan inverse 1 over 1 plus x square to determine this root correct to 2 decimal place, give the result of each iteration to 4 decimal place।
सबसे अच्छी बात इस सवाल की क्या होती है, पूरा सवाल आपको जस्ट कैलकुलेटर पे करना है, लेकिन आपको पहली आइट्रेशन हमेशा दिखानी होती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास x की वैल्यू नहीं थी। जब आपके पास x की इनिशियल वैल्यू नहीं दी जाती तो आप क्या करते हो, आपके पास जो ऊपर वाले पार्ट में दो वैल्यूज दी गई है ना x की, कौन कौन सी, 0.5 और 0.8, आप इन दोनों का एवरेज निकालोगे। तो x इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.8 डिवाइडेड बाई 2। तो 0.5 प्लस 0.8 इट्स 1.3 डिवाइडेड बाई 2 इट्स 0.65। तो आपके पास x की इनिशियल वैल्यू आ चुकी है 0.65, ठीक है बेटा। अब आपका वर्किंग फार्मूला कह रहा है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स एन स्क्वायर। मेरे पास x की इनिशियल वैल्यू आ चुकी है, तो जहाँ पर भी n होगा वहाँ पर 1 प्लस कर देंगे। तो जब मैं x1 करूँगा तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x1 क्या हो जाएगा, 0.65 स्क्वायर। तो पहली आइट्रेशन तो आपको हमेशा दिखानी होगी, उसके बाद कैलकुलेटर पे काम करना होगा। कैसे करते कैसे हैं बेटा, अगर आपके पास कैलकुलेटर है, सबसे पहले अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आप लिखोगे 0.65 और ये लिखने के बाद आप इक्वल टू का बटन प्रेस कर दोगे ताकि ये वैल्यू आपके पास आंसर में स्टोर हो जाए। अब ये आंसर में स्टोर हो गई है। अब आपने अपनी पूरी इक्वेशन जो लिखी हुई है ना, इक्वेशन, लेट मी सर्कल इट, ये पूरी इक्वेशन आपने एज इट इज सर्कल में अपने कैलकुलेटर में लिखनी है, और जहां पर भी आपके पास x आ रहा होगा वहां पर आप क्या प्लेस करने वाले हो, अब आंसर का बटन। बस ये इसकी एक ट्रिक होती है सॉल्व करने की, तो काफ़ी आसान होती है। अब मैंने स्टार्ट किया 10 इनवर्स, इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आंसर 0.65 की जगह मैं लिखूंगा आंसर, आंसर की मौजूद है और उसका स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो मेरे पास जो वैल्यू आई है, एक मिनट, आंसर आ गया मेरे पास 0.6127। ये मेरा x2 आ गया। अब मुझे बार बार ये शो नहीं करना, अब जस्ट मैंने कैलकुलेटर पे दोबारा इक्वल टू का साइन प्रेस करना है, और जैसे ही मैंने प्रेस किया मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.6286। डेसिमल के बाद आपने 4 डेसिमल प्लेसेस पे जाना है, ठीक है। उसके बाद x4 देखें, देखिए कब ये हमारे पास सेम होना शुरू होता है। इसका आंसर आ रहा है 0.6218। दोबारा करके देखते हैं हम लोग, इसका आंसर आया x5 हो गया मेरे पास, ये आंसर आ रहा है 0.6247। अब आप इसकी 2 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी देखो, ये भी 62 62 62, मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेसी मिल चुकी है। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा, मैं कहूँगा कि x इज इक्वल्स टू 0.62, ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। इसको मैंने बॉक्स में कर दिया, ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्योंकि आप जब आप आगे बढ़ते रहोगे तो आपके पास 0.62 तो सेम रहेगा, लेकिन आगे जो 3 और 4 डेसिमल प्लेस है वो आपकी चेंज हो रही होगी। तो हमारा ये आंसर आ गया। होप ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अब। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ऑलराइट, द टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स नंबर। In the first part, it says find the roots of the equation, gives your answer in the form of x plus iota y। कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है, 2 मार्क का सवाल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपको रूट फाइंड करना हो तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2√3 है और c की वैल्यू मेरे पास 4 है। फार्मूला अप्लाई किया हमने, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b is 2√3 square minus 4 a, c is 4 और डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला प्लेस कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -2√3 अपनी जगह आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो मैं इसको यहाँ लिखूँ अगर 2√3 का होल स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 12। तो ये आ गया मेरे पास 12, -4 4s are 16 डिवाइडेड बाय 2 1s are 2। सो इट्स -2√3
प्लस माइनस 12 माइनस 16, ये आ जाएगा मेरे पास 4। और चूंकि यहाँ पर -1 आ रहा होगा तो -1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से, -1 रूट जो होता है, ठीक है। ये आ गया मेरे पास डिवाइडेड बाय 2 अपनी जगह। 4 का रूट तो 2 होता है मेरे पास, तो -2√3 प्लस -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से अब आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो आपने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, -√3 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। 2 और 2 कैंसिल कर दिया आपने, फाइनल आंसर आया -√3 प्लस माइनस आयोटा। ये आपके पास आ गया पहले पार्ट का आंसर। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पर। स्टेट द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच रूट। अच्छा, ईच रूट की बात करें, दोनों को निकालना है। दोनों में आपका मॉडुलस तो सेम रहेगा, ठीक है ना। जो मेरे पास नंबर है वो है मेरे पास -√3 प्लस माइनस आयोटा। तो पहले हम बात करते हैं इसके मॉडुलस के लिए। मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया, अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर इज व्हाट, अंडर√3 स्क्वायर, और इमेजनरी पार्ट क्या आपके पास 1। तो दैट विल बी √3 स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 3 प्लस 1 आपके पास क्या हुआ, सिंपल 4, और 4 का रूट आपके पास आ जाएगा स्ट्रेट अवे 2। तो मॉडुलस वाला पार्ट तो आपने कर लिया। अच्छा जी, आर्ग्यूमेंट दोनों का डिफरेंट आएगा। क्यों डिफरेंट आएगा अभी देखते हैं। मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, अंडर√3 से निकाल लिया। अब आर्ग्यूमेंट पर आते हैं, ठीक है ना। हमारा रियल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है -√3 प्लस आयोटा, और हमारे पास है -√3 माइनस आयोटा। अब जो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है वो हमारे क्वाड्रेंट्स में आ रहा है। कैसे आ रहा है, मैं उसके लिए एक रफली स्केच बना रहा हूँ, देखिएगा। 2 ग्रिड बना रहा हूँ दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, माइनस रियल पार्ट आ गया और इमेजिनरी पार्ट उसका पॉजिटिव है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, ऑलराइट, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास यहाँ लाई कर रहा होगा, ठीक है। जो हम लोग एंगल निकाल रहे होते हैं वो हमारा एंगल ये वाला होता है। लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। अब अल्फा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपल करेंगे tan इनवर्स ऑफ 1/√3। देखें आप, दोनों के लिए सॉल्यूशन यही होगा। कीप इन माइंड, हम इसमें नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। जो साइन होता है वो सिर्फ हमारा क्वाड्रेंट हाईलाइट करने के लिए होता है। तो tan इनवर्स ऑफ 1/3 ये होता है हमारे पास π/6, ऑलराइट। तो ये एंगल मुझे मिल गया, इट्स π/6, और यहाँ पर भी मिल गया मुझे π/6। अब जो मेरा फाइनल एंगल आएगा ना, उसको देखें कैसे आएगा। मेरा जो फाइनल एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा, राइट, थीटा जिसको हम बोलते हैं, ये थीटा हो जाएगा। तो पहले जो थीटा होगा इट इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/6, विच इज इक्वल्स टू 5π/6। तो मेरे पास जो एक एंगल आ रहा है इट्स 5π/6, और जो यहाँ पर थीटा होगा इट्स माइनस थीटा। तो अब जो थीटा मेरे पास आएगा इट इज इक्वल्स टू -5π/6। तो ये जो आपके आंसर्स आ रहे हैं ये आपके दो आंसर्स हैं आपके आर्ग्यूमेंट के, 5π/6 एंड -5π/6। ये आपके दो आंसर्स होंगे। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए मैंने इसकी फिगर्स बनाई थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये इसके आंसर्स आ गए। नेक्स्ट वन, showing all your working verify that each root also satisfies the equation, all right। मेरे पास z का वो क्या था, नंबर क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर z मेरे पास क्या आया था, ये रहा, -√3 प्लस -1। ये z था ना, सही है, -√3 प्लस -1, ऑल राइट। तो z इज इक्वल्स टू -√3 एंड प्लस -1, ये आ गया z। चले मैं आपसे कहूँ कि यार एक काम करेंगे, मुझे बताएं कि z स्क्वायर क्या होगा। तो आप क्या करोगे, z स्क्वायर इज इक्वल्स टू -√3 प्लस 1 आयोटा। अच्छा, ये ऊपर भी आयोटा है, ठीक है ना, आयोटा और इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब आपने इसको एक्सपेंड किया तो √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपके पास सिंपल 3 हो जाएगा, माइनस
2ab, तो 2√3 आयोटा प्लस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर तो मेरे पास 1 होता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 माइनस 1 2 माइनस 2√3 आयोटा। यहाँ तक बात क्लियर है। ये मेरे पास जेड स्क्वायर आ रहा है, ये मेरे पास जेड स्क्वायर आ रहा है। अच्छा नहीं, मैं आपसे कहूँ कि यार Z4 क्या होगा, तो Z4 को हम लिख सकते हैं कि यार ये होता है जेड स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर आप जेड स्क्वायर आप निकाल चुके हो तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2√3 आयोटा, और आपने निकालना है इसका दोबारा स्क्वायर। आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया आपने, वही वाली a स्क्वायर, इट्स 4 माइनस 2ab, 2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8 √3 आयोटा प्लस b स्क्वायर। अब इसकी वर्किंग यहाँ करवा रहा हूँ, 2√3 आयोटा और इसका होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा बेसिकली -12। ये आ गया, ठीक है। तो 4 माइनस 12 -8 -8 √3 आयोटा, ये आ गया मेरे पास z की पावर 4। यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर आपको मैं कहूँ कि यार Z6 निकालना है, ठीक है, पहले तो लिखने का तरीका देखें। अगर मैं Z6 को लिख दूँ जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय Z4, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ भाई, आपके पास जेड स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, इट्स 2 माइनस 2√3 आयोटा, ये जेड स्क्वायर आ गया। आपने Z4 भी निकाल लिया, इट्स -8 √3 आयोटा। अब आप सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 इंटू -8 -16, 2 इंटू -8 -16 √3 आयोटा, -2 इंटू -8 माइनस प्लस 16 √3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 8 जार 16, √3 और √3 3 हो जाएगा आपके पास, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें अगर इसको, तो आपको ये ऑब्जर्व होगा कि 16√3 और ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास -16 एंड -16 3 जार 48, तो दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ -64, दैट इज Z6, और यही आपको प्रूव करना था। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। राइट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। Diagram shows the curve y is equals to 5 sin cube x, x square x, 0 से 1/2 पाई की रेंज दी है, एंड इट्स मैक्सिमम पॉइंट, और दैट इज द कंडीशनल वर्ड। मैक्सिमम पॉइंट का मतलब हो गया, ये स्टेशनरी की बात करें, मतलब dy/dx हमारा 0 होगा। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मेरे पास जो इक्वेशन है, इट्स y इज इक्वल्स टू 5 साइन क्यूब x कॉस स्क्वायर x, ठीक है बेटा। सबसे पहले क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, u प्रोडक्ट रूल लगेगा हमारा, तो u बराबर है मेरे पास 5 साइन क्यूब x के, और v बराबर है मेरे पास कॉस स्क्वायर x के। इसको डेरिवेट करते हैं, सो डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल्स टू 5, और इसका क्या हो जाएगा मेरे पास 3 साइन स्क्वायर x। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे पास, इट्स कॉस x, तो ये आ गया, पहले पावर आई, फिर पावर में से 1 माइनस हुआ, और फिर जिस फंक्शन में पावर है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर मैं निकालूं v डेरिवेटिव, तो ये आएगा 2 कॉस x, और कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन x। ये दोनों फंक्शन तो आ गए। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, u और v की अगर हमें डिफ्रेंसिएशन फाइंड करनी है, तो वो फॉर्मूला होता है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब हमारे पास सारी चीज़ें तो आ चुकी हैं, प्लेस करते हैं हम लोग। u क्या है, u इज़ 5 साइन क्यूब x, u डेरिवेटिव ऑफ v, v का डेरिवेटिव कितना आ गया हमारे पास, -2 cos x एंड साइन x, cos x साइन x, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v क्या है, cos स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ u क्या आ गया हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ u आ गया हमारे पास 5 3 जार 15 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x। ये हमारी पूरी इक्वेशन आ गई, और d/dx ऑफ u इंटू वी ये 0 हो जाएगा, दैट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम पॉइंट के आपका जो डेरिवेटिव होगा वो 0 से आपने इक्वेट करना है। अब आपके पास पूरी इक्वेशन आ गई है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है।
Now that is equals to 5 into minus 2, it's minus 2 cos x और ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x, ठीक है, प्लस 15 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन तो नज़र आ ही रहा है मुझे, तो यहाँ पर नंबर कॉमन देखूँ तो 5 कॉमन आ जाएगा। कॉस की लोवेस्ट पावर मेरे पास कॉस ही है, तो कॉस एक्स, और साइन की लोवेस्ट पावर मेरे पास साइन स्क्वायर है, तो ये मेरे पास कॉमन आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब बचेगा क्या मेरे पास, इट्स 2 साइन स्क्वायर एक्स -2, क्योंकि -10 था तो -2 आएगा, ठीक है, एंड 5 3s आर 50, साइन स्क्वायर एक्स तो निकाला हुआ है, ये आएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं, तो मेरे पास पहले आ जाएगा 5 कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये आ गया, और मेरे पास आ गया -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। इसको अगर मैं अरेंज करूँ, ये हो जाएगा मेरे पास 3 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ उसको तो 3 वहाँ चला जाएगा, सॉरी अपना 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब मुझे रूट अप्लाई करना पड़ेगा टू फाइंड द वैल्यू फॉर 10x, तो मेरे पास 10x की वैल्यू 3/2 का रूट अगर हम लें तो ये आ जाएगा 3/2 और इसका रूट, दैट गिव यू द वैल्यू ऑफ 1.22, बट ये प्लस माइनस में आएगा 1.22। आपके पास 10 एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव होगा तो उसका इम्पैक्ट आएगा खाली क्वाड्रेंट्स पर, ठीक है ना। आपको यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है ना वो लेनी है ना, तो अभी हम निकाल लेते हैं फर्स्ट वैल्यू क्या होगी। अगर हम 10 की बात करें तो 10 तो हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। अगर मैं इसका अल्फ़ा निकालता हूँ, सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.886, ऑलराइट, और ये जो हमारा रूट 3/2 का आंसर था ये था 1.2247, ऑलराइट। तो ये आपका अल्फ़ा आ गया। आप चूँकि 10 जो है वो पहले क्वाड्रेंट में, अगर हम पहला क्वाड्रेंट रफली स्केच करें तो हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फ़ा तो बराबर होता है, तो जो मेरा आंसर होगा वही मेरे एक्स की वैल्यू होगी कोऑर्डिनेट की, ठीक है ना। तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है, जो हमारा एंगल आ रहा है 0.886, तो जो आपको कहा है फाइंड आउट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम, द वैल्यू फॉर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम इट्स 0.886, ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, यूजिंग द सब्सटीट्यूशन u इक्वल्स टू कॉस एक्स, सब्सटीट्यूशन u इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो ये आ गई आपके पास इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। फाइंड द एरिया, फाइंड बाय इंटीग्रेशन द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। तो पहले तो मुझे वो कर्व की इक्वेशन पता होनी चाहिए, सो y इज इक्वल्स टू, कर्व की इक्वेशन क्या है, 5 साइन क्यूब एक्स, और ये लिखा है ना 5 साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, तो इट्स 5 साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऑलराइट। अच्छा जी, अब आपको सब्स्टिट्यूशन क्या दी है कि u इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, पहले तो आपने क्या किया कि इसको डेरिवेट किया, सो u डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स, ऑलराइट। अच्छा, u डैश क्या है हमारे पास, अगर मैं u डैश को इसकी फॉर्म में लिखूं तो मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली ये बराबर है du/dx। हमारा टारगेट क्या है कि हमने अपने इस पूरे क्वेश्चन में x को रिप्लेस करके u में लेकर आना है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सब्जेक्ट बना दिया किसको, dx को, तो दैट विल बी इक्वल्स टू du/sin x विद अ नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू dx, ये मेरा dx बन गया। अब मैं वैल्यू प्लेस करना शुरू करता हूँ, तो दैट इज 5 साइन क्यूब एक्स अपनी जगह रखा मैंने, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह मेरे पास आने वाला है अब यू स्क्वायर, क्योंकि कॉस तो बराबर है यू के, और डी एक्स की जगह आने वाला है जो मैंने अभी निकाला है, इट्स -du/sin एक्स। अभी मेरे क्वेश्चन में हर तरफ यू नहीं आया क्योंकि साइन एक्स मौजूद है, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं।
तो मैंने ये कहा कि साइन एक्स और इसकी पावर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, ये बचा 5 साइन स्क्वायर एक्स -5, ये नेगेटिव भी तो आ गया, और इंटू यू स्क्वायर और ये डी यू। ठीक है बेटा, अब साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है मेरे पास, इसको हमने ब्रेक किया तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू यू स्क्वायर डी यू। अब हमें मालूम है कि कॉस एक्स तो हमारे पास गिवन है यू के, तो ये बराबर आ जाएगा -5 1 माइनस यू स्क्वायर टाइम्स यू स्क्वायर डी यू, और अब मैं ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -5 यू स्क्वायर माइनस u4 डी यू। ये मेरे पूरा फंक्शन रेडी हो चुका है अब इंटीग्रेट होने के लिए, मुझे लिमिट्स चाहिए होंगी, ठीक है ना। अब आपके पास सब्स्टिट्यूशन क्या है, u इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये काम कर रहे हैं हम लिमिट्स के लिए, ठीक है ना। अब आपके पास जो वैल्यू है वो तो x की दी हुई है, एक 1/2 पाई और एक 0, तो मैं कहता हूँ एक x मेरे पास 0 है और एक x मेरे पास 1/2 पाई है, तो मैं इन दोनों की तरह वैल्यू प्लेस करता हूँ अपने पास। सो u इज इक्वल्स टू कॉस 0, ये आ गया, एंड u इज इक्वल्स टू कॉस पाई/2, ये तो वैल्यू प्लेस कर दी। तो हमें पता है कॉस 0 तो हमारे पास 1 होता है, तो एक u तो आ गया मेरे पास 1, और u इक्वल्स टू कॉस पाई/2, पाई/2 का मतलब होता है कॉस 90, तो कॉस 90 पे 0 हो जाता है हमारा, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है u की वो आ रही है 0 एंड 1, ठीक है। तो अब मेरे पास लिमिट्स भी आ गई हैं, अब मैं इंटीग्रेट इसको आराम से कर सकता हूँ। मुझे एरिया निकालना है, सो एरिया इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट आपने किया, -5 मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है बेटा। यू स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यू क्यूब ओवर 3 माइनस u4 का क्या हो जाएगा, u5/5। लिमिट्स क्या है हमारे पास, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1। मैंने लिमिट्स को यूज़ किया तो ये आ जाएगा मेरे पास लिमिट्स, अच्छा ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ से मैं इसका साइन हटा दूंगा, ठीक है ना, u³ कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब मेरे पास अपर लिमिट क्या आ रही है, अपर लिमिट इज 1/3 माइनस लो 1/5, और लोअर लिमिट तो मेरे पास 0 आ जाएगी, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। So that is equals to -5 1/3 minus 1/5, so that is 5 minus 3 over 5 3s are 15, that is -5 5 minus 3 2/15, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर -2/3। Now area is not a negative quantity, हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया is always positive, so the final answer for area is equals to 2/3, that is the final answer। ऑलराइट, एरिया हमारे पास नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती, तो एरिया का आंसर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव में आएगा। टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, इट सेज, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। इन अ केमिकल रिएक्शन अ कंपोनेंट x इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू कंपोनेंट्स y एंड z, द masses in grams of x, y and z present at time t seconds after the start of the reaction are आपको masses दिए हुए x 10 minus x and 20 minus x respectively। At any time, the rate of formation of X is proportional to the product of the masses of Y and Z। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, तो मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर दूँ। Is proportional to the product of the masses of Y and Z present at the time when t is equals to 0, x is equals to 0 and dx over dt is 2। Show that x and t satisfies this equation। डेटा लिखें तो हमारे पास आएगा मास ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा। आप कहोगे मास ऑफ y इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, और लास्ट आप कहोगे मास ऑफ z इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स, ठीक। आपको अगर ये स्टेटमेंट लिखनी हो कि एट एनी टाइम द फॉर्मेशन ऑफ x, तो आप बोलोगे इसको dx ओवर dt इज इक्वल्स टू k, प्रोपोर्शनल आ गया, किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, किसके मासेस भाई, my और mz का प्रोडक्ट है। अब मुझे यहाँ पर k निकालना है, dx/dt मुझे दिया हुआ है, इट्स 2 इज इक्वल्स टू k। मास ऑफ y मेरे पास है 10 माइनस एक्स, मास ऑफ z मेरे पास है 20 माइनस एक्स, ठीक है। x की वैल्यू मुझे दी हुई है, दैट इज 0, तो ये आ रहेगा 10, 10 माइनस 0 0, 20 माइनस 0 20, और ये आ रहेगा 2। तो यू गॉट द वैल्यू फॉर k, इट्स 0.01।
अब ये आपकी पहली इंपॉर्टेंट वैल्यू आ गई है जो आपको प्रूव दैट में हेल्प करेगी। ठीक, क्या आ गया? अब जो मेरी इक्वेशन है ये वाली डी एक्स अपॉन डी टी वाली, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, मैं के की जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ 0.01, इसकी जगह प्लेस करी। ठीक है, और मास ऑफ y मेरे पास क्या था 10 माइनस एक्स, और मास ऑफ z क्या था मेरे पास 20 माइनस एक्स। तो ये आपने इक्वेशन प्रूफ कर दी, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया 1 मार्क का। ऑलराइट क्लास, नेक्स्ट वन, solve this differential equation and obtain an expression for x in terms of t। अब आपके पास dx अपॉन dt की जो इक्वेशन आ रही है उसको आपने सॉल्व करना है। सवाल में अगर आप ऑब्जर्व करें पहली चीज़ तो ये सवाल आपका 9 मार्क्स का, इसका मतलब है अच्छी वेटेज है इसकी। जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप होते हैं। पहले तो मैं इक्वेशन लिखूँ dx ओवर dt इज इक्वल्स टू 0.01 टाइम्स 10 माइनस एक्स इंटू 20 माइनस एक्स। अब ये बात आपको याद होगी, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम x को एक तरफ और y को, या जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं। ठीक, तो अगर मैं ये चीज़ यहाँ स्टार्ट करूँ तो मैं करूँगा इसको dx डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0.01 टाइम्स डी टी। ये मेरा पहला स्टेप हो जाएगा। ठीक है ना, अब मुझे अपनी लेफ्ट साइड, अगर मैं सिर्फ लेफ्ट साइड की बात करूँ उसको, मुझे अपनी लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है कि यार यहाँ पर ये मेरा लगा अब पार्शियल फ्रैक्शन, ये सवाल पार्शियल फ्रैक्शन का हो जाएगा। तो मैं ज़रा इसको सेपरेट सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो नाउ इट इज़ डी एक्स ओवर 10 माइनस एक्स टाइम्स 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू a ओवर 10 माइनस एक्स प्लस b ओवर 20 माइनस एक्स। ठीक है बेटा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास dx बचेगा इज इक्वल्स टू, एलसीएम लूँगा मैं तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे वाला स्टेप, ये आ जाएगा a टाइम्स 20 माइनस एक्स प्लस b टाइम्स 10 माइनस एक्स। ये हमारा स्टेप हो गया पहला। सॉल्व करने के लिए हमारी अप्रोच ये होती है कि मैं क्या वैल्यू प्लेस करूँ कि मेरे पास जब ब्रैकेट जीरो हो जाए। ठीक है, तो मैं पहले प्लेस करता हूँ कि यार x की जगह हम एक काम करते हैं 20 प्लेस करते हैं ताकि हमारा a का पूरा टर्म जीरो हो जाए। तो हमने 20 प्लेस किया तो ये आ जाएगा a 20 माइनस 20 प्लस b, ये हो जाएगा 10 माइनस 20। अच्छा, लेफ्ट साइड हमारे पास ये 1 है, ये dx ना लिखें, इसको 1 लिखें कि हमारे पास सिर्फ एक नंबर है तो x की टर्म तो है नहीं हमारे पास, तो ये आ गया 1। अब ये a तो हो गया ज़ीरो, बचा गया हमारे पास माइनस 10 b, और यहाँ पर आ गया 1। तो इससे हमें b का आंसर मिल गया, b इज इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 10। ये आ गया मेरे पास b का आंसर, इसको मैं बॉक्स कर दूँ। अब जैसे हमने b निकाला है ना, बिल्कुल वैसे ही हम a निकालेंगे, थोड़ी सी हमारी अप्रोच चेंज होगी। हाँ, किस इक्वेशन की बात करेंगे हम, किसको दोबारा कंसीडर किया जाएगा, इस इक्वेशन को दोबारा कंसीडर करेंगे हम। अब मैं इसमें क्या प्लेस करूं कि मेरे पास a का आंसर आ जाए, तो मैं कहूँगा यार अब जो है हम लोग क्या करते हैं, हम x की जगह 10 पुट करते हैं ताकि हमारा b जीरो हो जाए। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 इज इक्वल्स टू a, x की जगह 10 प्लेस कर रहे हैं 20 माइनस 10 प्लस b तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 10a, और a का आंसर आ गया मेरे पास 1 ओवर 10। ये दो आंसर्स आ गए मेरे पास a और b के, तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन आधी सॉल्व हो गई है। ठीक है भाई, अब मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको मैं किस तरह किस फॉर्म में लिखूंगा, मैंने जो उसको सॉल्व किया dx वाले टर्म को, इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो मेरे पास dx ओवर 10 माइनस एक्स, ये पूरा किसके बराबर आ जाएगा, ये पूरा बराबर आ जाएगा मेरे पास, इसकी जगह की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बराबर आ जाएगा मेरे पास a क्या आया 1 अपॉन 10, और ये आ गया 10 माइनस एक्स प्लस b क्या है माइनस 1 अपॉन 10, तो मैंने माइनस वैसे ही कर दिया 1 अपॉन 10, और ये आएगा 20 माइनस एक्स डी एक्स। ये पूरा हो गया इज इक्वल्स टू 0.01 डी टी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ से आगे आना है, हमने तो क्या कह रहा था, उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि फाइंड द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x इन टर्म्स ऑफ t। तो मुझे dx से x और dt से d चाहिए,
तो इसका मतलब क्या हुआ, वी नीड टू इंटीग्रेट। पर उससे पहले क्या मेरी इक्वेशन रेडी हो गई है, तो क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ? तो 1/10 10 माइनस एक्स, यस मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ और मैं इसको भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इंटीग्रेट पर आ जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउ वी कैन से दैट इंटीग्रल ऑफ 1/10 बाहर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/10 आ गया। ये आया 1/10 माइनस एक्स माइनस 1/10 इंटीग्रल ऑफ 1/20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0.01 इंटीग्रल ऑफ डी टी। ये मेरी पूरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आप ये देखें 1/10 तो अपनी जगह रहेगा, ये किस फॉर्म में आ रहा है? ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म आ रही है। ठीक है ना, नहीं एल एन की फॉर्म आ रही है ना। अब आपसे मैं कहूँ कि यार इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 होगा। सो वी नीड टू इंट्रोड्यूस -1 इन द न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई बाहर भी करेंगे और अंदर भी करेंगे। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब ये इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास ln ऑफ 10 माइनस एक्स का। ठीक है, इसका इंटीग्रल हो गया। -1/10 अपनी जगह किया मैंने। इसका भी वही वाली बात कि इसका जो इंटीग्रल होगा हमारे पास वो क्या होगा, -1 होगा। तो मैंने बाहर ही -1 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे पास। और अब इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, ln ऑफ 20 माइनस एक्स। ये मैंने ln की इंटीग्रेशन की है, इज इक्वल्स टू 0.01 टाइम्स टी। इसको लिख सी। अच्छा जी, ये हमारी होगा जब सी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आपके पास क्या है, इक्वेशन आ गई। इक्वेशन को ज़रा अरेंज करते हैं, तो ये आ रहेगा -1/10, यहाँ भी आ रहा है, दोनों 1/10 आ रहे हैं ना। तो 1/10 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, लेट सपोज मैंने कहा 1/10 प्लस का कॉमन निकाल लो, तो ये आएगा -ln ऑफ 10 माइनस एक्स प्लस ln ऑफ 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0.01 टी प्लस सी। सी निकालने के लिए आपके पास कुछ इनिशियल कंडीशंस भी मौजूद हैं। ठीक है ना, वो कंडीशंस क्या हैं वो देख सकते हैं आप। ये आपको दिया हुआ था ना इनिशियल कंडीशंस के बारे में, ये दिया हुआ था कि जब टाइम 0 होगा तो x 0 होगा। तो दो काम साथ में करते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, पहले तो ये 10 मारा के शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आएगा मेरे पास 0.01 टाइम्स 10 तो 0.1 टी, और ये हो जाएगा 10 सी। ठीक है, और इसके साथ साथ अब मैं वैल्यू प्लेस करने जा रहा हूँ -ln ऑफ 10 एक्स तो 0 था, प्लस ln ऑफ 20 माइनस एक्स 0 था, और आपके पास टाइम की वैल्यू 0 थी। तो मेरे पास ये 0.01 टाइम की जगह मैं पुट कर दूंगा 0। तो मैंने सारी कंडीशंस को पुट कर दिया टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ln ऑफ 10 इट्स -ln 10 कर देते हैं, इसको इन टर्म्स ऑफ ln 10 निकालते हैं, प्लस ln ऑफ 20 इज इक्वल्स टू 10c। ऑलराइट, सो ln 20 माइनस ln 10, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ln ऑफ 20 माइनस ln ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 10c। कोई फ़र्क खास नहीं पड़ा, लिखने में थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा हमें। क्या फ़ायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ln ऑफ 20/10, ये ln 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10c। मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी, c इज इक्वल्स टू ln 2 डिवाइडेड बाय 10। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू हमारे पास थी जो हमने निकाल ली है। अब आपके पास c का आंसर भी आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम अपना क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, हम अपना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं ऐसी इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ, ये वाली इक्वेशन से। ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास -ln ऑफ 10 माइनस एक्स प्लस ln ऑफ 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0.1 सॉरी 0.1 टाइम्स टी, और प्लस 10 एंड c इज व्हाट, ln 2 डिवाइडेड बाय 10। इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हमने x को बनाना है सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो ये x और x 10 कैंसिल हो गया, ln 2 को मैं शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पर, और इसको मैं थोड़ा अरेंज करूँगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास ln ऑफ, पहले लिखा मैंने 20 माइनस एक्स, ठीक है, फिर माइनस
ln ऑफ 10 माइनस एक्स, और वहाँ से ln 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ln ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0.1t। अब यहाँ पर जरा लॉग को अरेंज करें तो ये हो जाएगा ln ऑफ, क्योंकि माइनस में लॉग क्या होता है हमारे पास, डिवाइड होता है, तो 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स, और वो 2 भी डिवाइड करे तो 2 आगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0.1 टाइम्स टी। अब मेरे पास लॉग की हमें पता है बेस क्या होती है, लॉग की बेस हमारे पास ई होती है, ठीक है। लॉग को कन्वर्ट करेंगे लॉग फॉर्म टू इंडेक्स फॉर्म, तो ये आएगा मेरे पास 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर 20 माइनस 2x इज इक्वल्स टू, वहाँ चला जाएगा e, सो दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ e टू द पावर 0.1 टाइम्स t। ऑलराइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो हमारी वर्किंग है ना, ये सारी हमारी बेसिक अलजेब्रा स्टार्ट हो गई है। e टू द पावर 0.1t अपनी जगह, और ये आ गया 20 माइनस 2x, ब्रैकेट एक्सपेंड कर देंगे, सो दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 20 e टू द पावर 0.1t माइनस 2x e टू द पावर 0.1t, और यहाँ पे हमारे पास 20 माइनस एक्स, हमने तो सारे x को एक तरफ लेकर आना है ना, तो मैं एक काम ही करूँगा कि मैं माइनस 2x को शिफ्ट कर दूंगा और लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाऊँगा। तो जब माइनस 2x को शिफ्ट करके मैं लेकर आऊँगा तो दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ 2x e टू द पावर 0.1 टाइम्स t माइनस एक्स, तो अपनी जगह है मेरे पास 20 e टू द पावर 0.1t, और 20 अगर वहाँ जाएगा, ये वाला 20 सारी बात है वहाँ शिफ्ट कर देंगे हम लोग, सो दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ माइनस 20। करना है आपने, बहुत सिंपल सी बात है, तो सिर्फ आपने एलसीएम अपना कॉमन लेना है। यहाँ पर आपका x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 2 e टू द पावर 0.1t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20 कॉमन निकाल लें, यहाँ क्या बचेगा 20 e टू द पावर 0.1t माइनस 1। तो अब आपका फाइनल आंसर आ रहा है x इज इक्वल्स टू 20 e टू द पावर 0.1t माइनस 1 divided by 2e to the power 0.1t माइनस 1। ऑलराइट, ये आपने बना दिया x को सब्जेक्ट, और ये आपका फाइनल आंसर था। तो इसीलिए ये क्वेश्चन 9 मार्क्स का था, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, काफ़ी चीज़ें हमने साथ में सॉल्व करी हैं, इसमें इंटीग्रेशन भी यूज़ हो गया, आपका पार्शल भी यूज़ हो गया, तो काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन था। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ x व्हेन t बिकम्स लार्ज। अच्छा, ये 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो आपके पास x का आंसर क्या आ गया, आपके पास x का आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 20 e टू द पावर 0.1 t माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 e टू द पावर 0.1 t माइनस 1। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर ये होता है कि जब आप e की पावर्स बढ़ाते रहोगे तो एक वक्त वो आएगा कि आपका जो फंक्शन e होगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यही काम ऊपर हो रहा है, यही काम नीचे हो रहा है, तो बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 2। तो जब आपके पास t की वैल्यू बहुत बड़ी होती रहेगी तो आपके पास जो x का आंसर आएगा वो सिंपल 10 हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 2, ये आपका आंसर है। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर फ्रॉम वेक्टर्स। With respect to origin, the lines L and M have vector equations r equals to 2i plus k plus lambda I minus j plus 2k and r equals to this. Prove that L, M and M do not intersect. अच्छा, जब लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, जब लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, हमें उसके अकॉर्डिंग कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन का मतलब ये हुआ कि अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे दैट मीन्स कि वो हमारे पास पैरेलल होंगे, ठीक है ना। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन वेक्टर उनका एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। तो पहले तो ज़रा हम इनको ज़रा अरेंज करते हैं। आर क्या है, आर इज इक्वल्स टू 2i प्लस के प्लस लेमडा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो दैट इज़ लेमडा आई माइनस लेमडा जे प्लस 2 लेमडा के, ठीक है। तो अब आई को एक तरफ लेकर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2i प्लस लेमडा आई माइनस लेमडा जे प्लस 2 लेमडा के एंड के। अब कॉमन निकाल लूँगा मैं, तो यहाँ से i कॉमन निकाला तो दैट इज़ 2 प्लस लेमडा आई माइनस लेमडा जे, और यहाँ से मैंने k कॉमन निकाला तो 2 लेमडा प्लस 1 के।
तो ये मैंने अरेंज कर दिया अपने आर वेक्टर को। ऐसे ही अरेंज करते हैं हम सेकंड जो आर आपको दिया हुआ है, एम की जो इक्वेशन है हमारे पास, तो आर इज इक्वल्स टू इट्स 2j प्लस 6k प्लस म्यू टाइम्स आई प्लस 2j माइनस 2k। वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले अपने ब्रैकेट को। सो दैट इज म्यू आई प्लस 2 म्यू जे माइनस 2 म्यू के। अरेंज करते हैं इसको। तो पहले हमारे पास म्यू आई आ गया, फिर हमने जे वालों को साथ लिखा। तो अगर मैं कॉमन लूँ उसमें से जे, तो जे किसके साथ है, 2 प्लस 2 म्यू के साथ है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कॉमन ले लूँ के, तो के किसके साथ था, के साथ था 6 माइनस 2 म्यू के साथ था। तो ये तो मैंने आई जे के में दोनों इक्वेशंस को आपस में अरेंज कर दिया। अब अगर मैं इनको लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, समझ लें आई जे के फॉर्म में ऐसे लिख दूँ मैं अगर इसको, 2 प्लस लेमडा ये इसका आई कंपोनेंट है, माइनस लेमडा ये इसका जे कंपोनेंट है, और 2 लेमडा प्लस 1 इसका के कंपोनेंट है, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास आर है, जो हमारी एम की इक्वेशन है, वहाँ पर हमारे पास म्यू आई का कंपोनेंट है, 2 प्लस 2 म्यू जे का कंपोनेंट है, और 6 माइनस 2 म्यू हमारे पास के का कंपोनेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इक्वेशन बन गई। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई पहली। तो पहली इक्वेशन आ गई 2 प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू म्यू। अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि लेमडा माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 2। आप कोई भी दो को ले सकते हैं, तो मैं फर्स्ट सेकंड को कंसीडर करूँगा यहाँ पर। ये पहली आ गई। दूसरी क्या है मेरे पास, माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 म्यू, और ये बन जाएगा माइनस लेमडा माइनस 2 म्यू इज इक्वल्स टू 2। ये आ गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा साइमल्टेनियसली। ये आप इजीली अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। तो मेरे पास जो आंसर आया है, सो द वैल्यू फॉर लेमडा आई गॉट इज लेमडा इज इक्वल्स टू -2 एंड म्यू इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास पहला आंसर आ गया अपने पास लेमडा का और म्यू का। आपके आंसर आ गए लेमडा और -2 के, उसको हम प्लग इन करेंगे लास्ट जो हमारी कंडीशन थी ना, जिसको हमने अभी तक यूज ही नहीं किया था इसमें। अगर ये इक्वेशन बैलेंस हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होनी चाहिए। देखें, आपकी इक्वेशन है 2 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 म्यू। लेमडा की जगह आपने प्लेस किया -2, तो ये आएगा -4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 -2, और म्यू की जगह 0 प्लेस किया। तो ये आपके पास क्या रहेगा, -4 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू 6। तो आपके पास ये इक्वल नहीं हो रहा, इसका मतलब लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ऑलराइट, तो यूनिट आपको लिखना पड़ेगा लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ये आपका पहले का आंसर हो गया। For second part, it says calculate the acute angle. Now that part is important. Calculate the acute angle between the directions of L and M. तो पहले मैं आपसे कहूँ कि यार L की डायरेक्शन क्या होगी, तो L की डायरेक्शन हमारे पास ये रही, ठीक है ना। दैट इज द डायरेक्शन फॉर L। और मेरे पास M की डायरेक्शन क्या होगी, तो दैट इज द डायरेक्शन फॉर M। अच्छा, वेक्टर में अगर आपको एंगल निकालना होता है तो आपका एक फार्मूला होता है A डॉट B इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड कॉस थीटा। ये आपका फार्मूला होता है, बट ये फार्मूला अप्लाई करते हैं हम ओनली डायरेक्शन वेक्टर्स पे, ठीक है ना। तो मेरे पास जो लैम्डा की डायरेक्शन है इट्स 1 -1 एंड 2। तो ये मेरे पास ए आ जाएगा 1 -1 एंड 2, दैट इज माई ए पार्ट। बी पार्ट क्या होगा, डायरेक्शन वेक्टर फॉर एम, वो कितना आ रहा है मेरे पास 1 2 एंड -2, ऑलराइट, इज इक्वल्स टू। अगर आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, द वर्किंग फार्मूला इज ए स्क्वायर दैट इज 1, इसका मैं निकाल रहा हूँ, प्लस -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर एंड कॉस ऑफ थीटा। ये मैंने पूरी इक्वेशन अप्लाई कर दी। अब मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है इसको। 1 1 जार 1, -1 इंटू 2 इट्स -2 एंड 2 इंटू -2 इट्स -4 इज इक्वल्स टू
सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, so that gives you the value of 1 plus 1 plus 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका आएगा 1 plus 2 स्क्वायर 4 plus 2 स्क्वायर 4, और ये आएगा मेरे पास cos थीटा, राइट। सिंप्लीफाई करेंगे, 1 minus 2 minus 1 minus 1 minus 4 minus 5 is equals to under root of 6, और ये आ जाएगा रूट 9, दैट मीन्स इट्स 3 cos थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सो इट विल बी 5/3 ओवर अंडर रूट 6, और ये आप माइनस में लोगे और इसका कॉज इनवर्स, सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 2.32 रेडियन। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको उसने बोला हुआ है भाई कि एक्यूट एंगल होगा, राइट। फॉर एक्यूट एंगल यू नीड टू सब्ट्रैक्ट दैट पार्ट फ्रॉम पाई, सो नाउ इट इज पाई माइनस 2.32, सो पाई में से आपने जस्ट अपना आंसर को माइनस किया एंड यू विल गेट द वैल्यू एक्यूट एंगल ऑफ थीटा, इट्स 0.822 रेडियन, और ये आपका आंसर है। आप अपना आंसर रेडियन और डिग्री दोनों में दे सकते हैं अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में आपके मेंशन ना हो, ऑलराइट। आफ्टर दैट इट सेज find the equation of the plane which is parallel to line L and contains M, give your answer in the form this। तो अब जो आपका सिलेबस है उसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन वाला पार्ट आपका एलिमिनेट हो चुका है, तो इसको आप करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दैट वाज द कंप्लीशन ऑफ योर पेपर। काफ़ी इट टुक मी अराउंड 90 मिनट्स टू सॉल्व द पेपर। इट वाज योर May June 2011 पेपर 3-3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आई विल कीप पोस्टिंग ईयरली